गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। हमारे गुरुओं को समर्पित ये वार और ये दिन और ये पक्ष, समस्त ब्रह्मांड जिस प्रकाश से आलोकित होता है वो गुरु का प्रकाश ही है। विवेकानंद ने तो इस पे महान पुस्तक का लेखन ही कर दिया था, ज्ञान योग का। क्योंकि जीवन में और सर्वोत्तम अगर कोई सर्वाधिक श्रेष्ठ अगर कोई दान है तो वो ज्ञान का दान है, और वो गुरु हमारे करते हैं। अगर गुरु का ज्ञान और उसकी कृपा दृष्टि न रही तो फिर हम क्या होंगे? नरभक्षी हो जाएंगे। और यही स्थिति है कि हम अगर अपने गुरुओं का सम्मान न करें, उनका आदर न करें, उनकी कृपा का पात्र न बने, तो फिर हमारे जीवन में शेष क्या रहेगा? कुछ भी तो नहीं। चाहे वो कोई भी हो, जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जहाँ से भी ज्ञान का मिलान होता हो, जहाँ से भी आपके स्थिति का प्रतिबिंब बेहतरीन और मजबूत बनता हो, वो गुरु के सदृश हो जाता है। हमारे जीवन में गुरु की महत्ता कितनी है ये तो मैं आपको बता ना सकता हूं और ना आपको इसकी आवश्यकता होगी, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि जितनी भी आवश्यकता है हमारे अंदर वो गुरु की है। जितना ज़्यादा आत्मसात करना हो, हमें अपने गुरु के व्यवहार का, उनके ज्ञान का और उनके पारछाई का अवलोकन करते रहना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने अंदर जागृत करके रखना चाहिए। जिस भी विकट परिस्थिति में हम अगर जूझते और अपने आप को परेशान पाते हैं, हमें तुरंत ही अपने गुरु का एहसास और उनके छवि का दर्शन कर लेना चाहिए। जैसे ही उनका दर्शन हमारे नेत्रों को और हमारे मन को होता है, हमारे जीवन की आने वाली बाधाओं से भी और उनके थपेड़े दूर चले जाते हैं। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु का कोई दर्शन न होता हो, जिसने आज तक कभी किसी को गुरु न माना हो, जो स्वयं को गुरु मानता हो, उसकी सद्गति कभी नहीं हो सकती है। हमारे जीवन में गुरु की महत्ता जितनी भी की जाए, वो चाहे माता के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो साक्षात गुरु के रूप में हो, चाहे वो हमारे बचपन के शिक्षक के रूप में हो, वो सबकी महत्ता उतनी ही है। और हम बिना गुरु के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात बहुत ज़्यादा समझने लायक है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कुंडलियों के अध्ययन पे। आप अपने गुरु को जरूर याद करिएगा और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कारगर और लाभदायक भी होता है। जिसने शिक्षा दिया बिना किसी स्वार्थ से परे जाकर के, जिसके शिक्षा देने में रत्ती मात्र का भी स्वार्थ नहीं था, वही सच्चा गुरु होता है। और ये हमें इसका एहसास हो जाना चाहिए। गुरु तो कई होते हैं ना, और हमें जहां से भी ज्ञान मिले वो गुरु ही होते हैं। तो ये बात बहुत समझने लायक है। उनका आदर, उनका सत्कार, उनकी पूजा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनके चरणों की धूल हमारे माथे पे ही रहनी चाहिए। उसे कभी भी हटाना और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज रविवार है और आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से जो भी सवाल पूछा है उसमें से 10 लोगों की कुंडलियों को लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कमेंट में अपना नाम दिया था ना, वो लोग कार्यक्रम विशेषतया अंतिम तक देखा करें, क्योंकि मैं नाम तो बताता नहीं कि आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोग कार्यक्रम बीच से छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका पेशेंस जो है वो जवाब दे देता है। और कई बार अंतिम में भी आपका नाम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इस वजह से आज का कार्यक्रम तो बिल्कुल अंतिम तक देखा करिए। भगा भगा करके देखने से ज़्यादा बेहतर है अच्छे तरीके से देख लिया जाए। पिछले कार्यक्रम में मैंने, रविवार के कार्यक्रम में, आप लोगों से एक सवाल पूछा था चलते चलते कि चरखी दादरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध हुआ था। उसमें से कुछ लोगों ने बहुत सटीक उत्तर दिया था। उमेद सिंह सोढ़ा जी ने, नीतू झा जी ने, मयूर पाराशर जी ने, और भी कई लोग थे और कई नाम हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना था 2016 में। और ये विशेषतया मैंने इस वजह से पूछा था क्योंकि वहाँ पे
वहाँ के मेढक जिसे दादर कहा जाता है, इसके लिए वो जगह बड़ा प्रसिद्ध है। और उसके बाद अगर मन में कोई इच्छा हो तो वहाँ के तालाबों में जाकर के मेंढक को छोड़ने से इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ये ऐसी मान्यता है। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम विक्की राजपूत के पहले ही सवाल से। इन्होंने पूछा है, यह है हिमाचल प्रदेश से, बिलासपुर से। डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 1997, 12:30 दोपहर में। इनका सवाल है सरकारी नौकरी के लिए। आइए देखते हैं कैसी बनती है इनकी कुंडली। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम विक्की राजपूत के सवालों के उत्तर से। इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में। श्रीमान की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के बनते हैं। गौर करिएगा, शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और ये मन को संतुलित करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात है, इनकी कुंडली में वृषभ लग्न का बनना डिटेल के आधार पर, और यहाँ 2 नंबर लिखता है। वृषभ लग्न की कुंडली लग्नेश जाकर के शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं गुरु के साथ, लेकिन वो नीच राशि के गुरु के साथ बैठे हैं और उनका नीचत्व भंग भी नहीं हो रहा है। वृषभ लग्न के लोग मेहनती होते हैं और मंगल पंचम भाव में बैठे हैं यहाँ पे राहु के साथ। लग्नेश के ऊपर राहु का दृष्टि और राहु का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के काम में विलंब और परेशानियों को लाने वाला होगा। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में राशि बनती है मिथुन की और चंद्रमा बिल्कुल अकेले हैं, न तो पीछे कोई ग्रह और न ही आगे ग्रह। एक बात गौर करिएगा, बताता हूँ ध्यान से। लग्न में अगर कोई ग्रह बैठ जाए ना तो व्यक्ति के लग्न को दिशा और गति मिल जाती है, लेकिन अगर लग्न खाली हो और बिल्कुल खाली हो, आगे पीछे इनकी कुंडली में एक चंद्रमा बैठा है और वो भी अकेला है, मन परेशान होगा। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के होने के बाद भी चंद्रमा का मन और चंद्रमा और माता, इन सबको वो परेशान कर रहा है। हालांकि वाणी भाव बहुत अच्छा होगा क्योंकि शुभग्रह की राशि में एक शुभग्रह बैठा है, वहां का अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में शनि की राशि में बैठा है। इस वजह से कभी कभी ये कठोर बुद्धि के भी होंगे और अपनी वाणी तिखी कर लेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का अधिपति एक पापक ग्रह की राशि में बैठा है नीच के गुरु के साथ, और जिसका नीचत्व भंग हो भी नहीं रहा है। लग्न का अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है तो ये कुंडली को श्रेष्ठ करने वाला हो जाता है, लेकिन चूंकि ग्रहों के राजा अगर उनकी बात करता हूं तो आपकी कुंडली में वो बैठे हैं दशम स्थान में। ये अच्छा है और ये बहुत अच्छा है। दशमस्थ सूर्य व्यक्ति को सर्वोच्च सुख के प्रदाता ही नहीं, सर्वोत्तम तरीके से जीवन का संपूर्ण लाभ देने वाले होते हैं। अगर बात करते हैं जन्म कुंडली में दशम स्थान में और अभी महादशा की, तो आपकी कुंडली के आधार पर अभी आपकी जो महादशा जिस ग्रह की बीत रही है वो शनि की बीत रही है। और आपकी कुंडली के लिए तो शनि वैसे भी कारक होते हैं, नवम और दशम भाव के अधिपति। मूल त्रिकोण राशि उनकी जन्म कुंडली के दशम स्थान में बन रही है, जहां पे सूर्य बैठे हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। सुख भाव के अधिपति होते हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में, वो सुख भाव को देख भी रहे हैं। और उसके बाद वो उनकी डिग्री अगर देखता हूं तो वो 5 अंश 57 कला के हैं, बाल अवस्था के होंगे। चूंकि वो बैठे हैं विषम संख्या में, विषम संख्या की राशि में सूर्य 5 अंश पे होंगे तो वो बाल अवस्था के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि अगर दशा की बात करता हूं तो शनि की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, शनि की दशा में शुक्र का अंतर, और ये चलेगा 2022 के पहले महीने तक। ये काल बहुत अच्छा है क्योंकि दशमेश की महादशा में लग्नेश का अंतर और लग्न के अधिपति भाग्य भाव में। विचार करिए, समय बिल्कुल भी बुरा नहीं चल रहा है, आप बुरे हो गए हैं। कारण क्योंकि जन्म कुंडली में राहु के साथ मंगल यहाँ पे, ये आपको आपके मेहनत के फल को सही तरीके से देने में तकलीफ और अवरोध पैदा कर रहा है। ऊपर से राहु के साथ मंगल अगर पंचम भाव में बैठेगा और वो बैठा है बुध की राशि में, बुध नीच के गुरु के साथ बैठे हैं। कुंडली में वो अगर देखता हूं तो 19 अंश 56 कला के साथ है। 19 अंश 56 कला और सम संख्या की राशि कुमार अवस्था के हैं, वो 25% के रिजल्ट बुध करते देखे जा रहे हैं। यानी कि ज्ञानेश थोड़ा कमजोर दिख रहा है। पंचम भाव का अधिपति होकर के नवम भाव में बैठा और पंचम भाव में राहु और मंगल की स्थिति, और नवमांश कुंडली में सूर्य यहीं पे नीच की राशि से निकल करके पंचम भाव में बैठे हैं। अगर ग्रह नीच की राशि से निकले या नीच की राशि की तरफ बढ़े तो अपने प्रभावों को नगण्य और कमजोर या कम कर देता है। उसका अंक 1 अंक कट जाता है, जितना भी वो फल करेगा उसमें से 1 अंक कट जाता है। दशा ठीक है, ग्रह भी ठीक है। आपकी कुंडली के लिए शनि मित्र की राशि में बैठे हैं और मतलब अच्छे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं केतु के साथ। ठीक है, वक्त आपके साथ है, आप खुद के कितने साथ हैं गौर करिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। सूर्य की पूजा, सूर्य दशमस्थ हैं, आपकी कुंडली आपको पता नहीं है क्या देने वाली है।
आप अगर टेक्निकल क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, उसके भी योगदान है। और पुनर्वसु नक्षत्र का आपका चंद्रमा है। गुरु के क्षेत्र, ज्ञान के क्षेत्र में जाइए, फैशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये स्थितियाँ आपकी कुंडली के लिए बनती हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे दशमस्त सूर्य वो सब चीज़ देने वाला हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे ही भाग्य भाव में बैठे हैं गुरु, जो उनका कारक भाव या कारक क्षेत्र होता है। यहाँ से वो आपको धार्मिक भी बनाएंगे, मनोवृत्ति अच्छी रखेंगे। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है बांग्लादेश से, ये ढाका से हैं। फरजाना सुल्ताना इनका नाम है। 2 जून 1991 2 बजे सुबह में इनका जन्म हुआ है, ढाका बांग्लादेश। इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा। आपकी कुंडली के आधार पर मीन लग्न की कुंडली बनती है। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में से 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि। मीन राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के पुरोहित होते हैं। अगर विचार करते हैं आपकी कुंडली में, आपने पूछा है विवाह, अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। अगर कोई पत्थर पहनना चाहते हैं और पत्थर पे भरोसा होगा तो निश्चित रूप से आपको एक लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, ये आपको लाभ दे देगा। राहु की दशा वैदिक ज्योतिष में परेशान करने वाली दशा मानी जाती है, लेकिन अगर वो कुंडली में अच्छी हो और राहु की स्थिति अच्छी बन रही हो तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के तमाम सुख सुविधाओं से व्यक्ति को लैस भी करते देखे गए हैं और जीवन की सफलता के मार्ग को प्रशस्त भी करते देखे गए हैं। आपकी कुंडली के लिए राहु कैसी दशा में है या कैसा फल करेंगे, अगर इस पर विचार करता हूं तो आपकी कुंडली में राहु दरअसल बैठे बहुत अच्छे भाव में हैं, क्योंकि जहां उनको बैठना चाहिए वो वहीं बैठे हैं, दसम स्थान में। दसम स्थान के राहु व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च सुखों के प्रदाता होने के साथ साथ व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बहुत मजबूत करते हैं, मतलब कैरियर को। आप जहां भी जाना चाहते हैं काम करने के लिए, उसमें आपको सफलता देते हैं और व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पे जाकर के लोगों का प्रतिनिधि भी बनता है। ये तो बात एक रही। दूसरी बात, लाजवर्त मैंने धारण करने को कहा है। और तीसरी बात, आपने पूछा है विवाह कब होगा। विवाह के लिए राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और आपकी कुंडली मीन लग्न की होगी, यानी कि जब यहाँ 12 लिखा होगा तो 12 के बाद 13 नहीं गिनते हैं। यहाँ ज्योतिष में 12 के बाद 1, 2, 3 गिनते हैं, यानी कि आपकी कुंडली के लिए यहाँ 3 नंबर लिखा है और इसके अधिपति और बुध को दूसरी राशि भी प्राप्त होती है 3 के बाद 4, 5, 6, यानी कि बुध 2 राशियों के अधिपति होते हैं, एक 3 नंबर के और एक 6 नंबर के। और इनकी दशा अगर चले तो व्यक्ति का विवाह होगा। बुध की दशा अंतर में है और अभी वो रहेंगे 2021 के 5वें महीने तक। मैं समझता हूं कि अगर आप प्रयास करते हैं तो बुध की दशा विवाह कराने के लिए सफलतम हो सकती है और आगे बढ़ा भी जा सकता है। दरअसल बुध आपकी कुंडली में 2 नंबर की राशि में बैठे हैं यहाँ पे। उनको बैठना था या तो चतुर्थ भाव में या तो 7वें भाव में, लेकिन बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ से वो बैठ करके भाग्य भाव को देखने का काम कर रहे हैं। ये विवाह कराने वाले भी हो सकते हैं। ऊपर से राहु आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूँ बहुत अच्छे भाव में भी है, सम राशि का है, इस वजह से आपको वो थोड़ा नेगेटिव भी फल करता होगा और आपका काम प्रायः ले जाकर के अंतिम में गच्चा देने का काम करता है और अंतिम में जाकर के उसे बिगाड़ने का काम करता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद निश्चित रूप से विवाह के लिए आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकता है। हमें बहुत अच्छा लगा है आपने हम पे भरोसा किया है और ऊपर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आप वैदिक ज्योतिष में भरोसा करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र सिसोदिया 2 जून 1999 18:25 हापुड़ उत्तर प्रदेश। इन्होंने पूछा है, इनका सवाल है आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिलेगी? बिल्कुल बता देता हूं। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। वृश्चिक लग्न के लोग उच्च पदस्थ अधिकारी बनने की योग्यता और क्षमता रखते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा भी शुभग्रह बन रहा है, ये ठीक है। 8 नंबर यहां लिखा है और मंगल आपकी कुंडली के लिए जाकर के जन्म कुंडली के व्यय में बैठे हैं। ये थोड़ी सी समस्या है। दरअसल लग्न जो होता है श्रीमान, वो व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व कहां जाकर के बैठा? 12वें में। अब विचार करिए कि आपको प्रत्येक चीजों को पाने के लिए मेहनत ज्यादा करना होगा, क्योंकि व्यक्तित्व को इकट्ठा करना और उसे रीगेन करना, उसे फिर से रीगेन करना थोड़ी तकलीफदायक होती है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके मेहनत और मंगल वैसे भी पराक्रम का कारक होता है और मैंने कार्यक्रम में कई बार कहा है कि जिस भी ग्रह की स्थिति अगर 12वें भाव से हो जाए या जिस भी भाव के अधिपति अगर 12वें भाव में चले जाएं, उस भाव और उसके कारक दोनों से उनकी दूरी बन जाती है। और दरअसल मंगल पराक्रम का कारक होता है। अब वो क्या क्या चीज आपसे छीन रहा है, सोच के देखिए। एक तो आपका व्यक्तित्व,
आपका स्वास्थ्य और आपके किए गए मेहनत का फल। ऊपर से उसकी दूसरी राशि कहाँ बनेगी? जन्म कुंडली के छठे भाव में। यहाँ के अधिपति भी यानी कि आपकी कुंडली में ये रोग भाव के अधिपति भी होकर के और प्रतियोगिता में सफलता भाव के अधिपति होकर के जाकर के 12 में बैठे हैं। शत्रुओं से परेशान नहीं होने देंगे, ये पक्की बात है, लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व को वो कमजोर कर रहे हैं और स्वास्थ्य को वो कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव है। व्यक्ति खुद 3 ही स्थितियां बनती हैं लग्नेश के कमजोर होने की, या तो वो छठे बैठे हों या 8वें या 12वें। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो निखारने में उनका सहयोग नहीं मिल पाता है, ये बात है। तो मेहनत सबसे पहले तो ज़्यादा करना होगा। उसके बाद नौकरी के लिए शनि को भी देखा जाता है, सूर्य को भी देखा जाता है और दशम स्थान को भी देखा जाता है, चंद्रमा को भी देखा जाता है। अब एक एक करके इनके भावों में आते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश व्यय में गए हैं, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में सूर्य को देखिए। सूर्य आपकी कुंडली में बनते हैं छठे भाव के अधिपति, वो जाकर के जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में और बुध के साथ। ये ठीक है, इन दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली में लग्न पे पड़ेगा और व्यक्तित्व को निखारना और व्यक्ति को अच्छे बुद्धिमत्ता का और बुद्धिमत्ता का लक्षण प्रदर्शित करता है। व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, किसी भी चीज को आसानी से समझ पाता है। उसका व्यक्तित्व निखर करके सामने आने में तकलीफ तो होती होगी क्योंकि लग्नेश 12 में बैठे हैं, परंतु फिर भी उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो सूर्य बुध यहां से कर दे रहे हैं। क्रोध पे नियंत्रण और चंचलता, मानसिक चंचलता को थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, ये बना करके रखिएगा। दरअसल आपकी कुंडली में गुरु और शनि दोनों, गुरु यहां बैठे हैं रोग भाव में और शनि नीच के हो रहे हैं। नौकरी के लिए शनि को देखा जाता है और उसकी आवश्यकता भी है। शनि जब नीच का हो जाए तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और व्यक्ति को आलस्य से युक्त कर देता है। आलस्य खत्म करिए, प्रमाद की स्थिति बिल्कुल ना लाइए। वृश्चिक लग्न के हैं तो भोजन पे थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आलस्य का कारण आपका भोजन ही बन रहा हो। दशम भाव पे चर्चा करता हूं तो यहाँ पे आपकी कुंडली में बनता है सूर्य की राशि बनती है। सूर्य वहां के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में चौथे 10वें के संबंध में, मतलब वो 90% के रिजल्ट पे आ रहे हैं, 90 डिग्री के रिजल्ट पे आ रहे हैं और 7वें भाव में बैठ करके लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सूर्य कारक होते हैं, जाकर के जन्म कुंडली में लग्न पे असर भी कर रहे हैं, ये ठीक है। नवमांश कुंडली में तो सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य 10वें भाव में बैठे हैं, ये नौकरी के योग देने वाले हैं। आपकी कुंडली उपस्थित है देने के लिए, आप खुद कितने तैयार हैं ये फिर से कहूंगा। दरअसल आपकी कुंडली की जो स्थिति है वो बुध और शनि लग्न में ही विराज रहे हैं नवमांश में, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की चंचलता, पेशेंस रख करके काम करिएगा और इत्मीनान रखिएगा तो नौकरी के योग हैं, क्योंकि शनि भी लग्न में ही विराज रहा है और सूर्य भी 10वें स्थान में ही बैठा है। ये दोनों ही ग्रह नौकरी के लिए जाने जाते हैं और नौकरी में सफलता के लिए जाने जाते हैं। दशा के आधार पर अभी आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही है। मंगल आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं व्यय भाव में, इस वजह से वो व्यय का परिणाम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी मंगल में गुरु चल रहे हैं, जो कि गुरु आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं रोग भाव में। पेट जनित बीमारियों को देने वाले, एसिडिटी और जलन आदि को देने वाले बन रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में हर जगह से समस्या को दिखा रहे हैं, हालांकि वो वर्गोत्तम है। जन्म कुंडली में लग्न चार्ट में भी वो 1 नंबर की राशि में बैठे हैं और नवमांश में भी 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में। इस वजह से थोड़े से परेशानी को देने वाले और दिखाने वाले हो रहे हैं। ज्ञान का पक्ष कमजोर दिख रहा है, मेहनत ज़्यादा करना होगा और करना ही होगा। दशा ठीक चल रही है, लग्नेश की दशा अच्छी मानी जाती है, खराब नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा करिए ना सर, हनुमान जी की पूजा करिए, दर्शन किया करिए, उनके सामने तिल तेल का दान किया करिए, तिल तेल की दिया जलाया करिए, लाल रंग का वस्त्र ज़्यादा धारण करने का प्रयास करिए। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन, आपकी राशि धनु की है तो निश्चित रूप से हनुमान चालीसा का 3 से 5 बार पाठ कर लेना चाहिए। एक नियम के आधार पर प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर का दर्शन किया करिए। शिखर दर्शन अगर किसी भी मंदिर का हो सके तो किया करिए, ये बात बनती है। अगर दशा के आधार पर अगर गौर करता हूं तो लग्नेश की दशा अच्छी है और खराब नहीं है, वो बुरी भी नहीं, अभी चलेगी 2026 तक। मैं समझता हूं कि लग्नेश की दशा जीवन में सर्वोत्तम सुखों के प्रदाता और प्रदान करने वाली हो जाती है। उसके बाद राहु की दशा आ जाएगी, जो कि आपकी कुंडली के लिए आधा फल करने वाले हैं, तो समस्या को भी दे सकते हैं क्योंकि वो बैठे हैं जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली रोहित कुमार तिवारी जी की है। यह है उत्तर प्रदेश कानपुर से, 18 नवंबर 1995 सुबह 5 बजे का इनका जन्म है। इसके आधार पर आपकी कुंडली तुला लग्न की बनती है। इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली में सारे ग्रह एक ही जगह बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल करना है और किसी दूसरे को बुरा नहीं बोलना है, ये बात याद रखिएगा। लग्न में राहु और बुध बैठे हैं
और बुध आपकी कुंडली के लिए बनता है भाग्य भाव का अधिपति। भाग्य भाव के अधिपति होकर के जाकर के लग्न में बैठे हैं, ये ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। भाग्य भाव का अधिपति अगर लग्न से संबंध बना ले, भाग्य भाव का अधिपति अगर सुख से संबंध बना ले, ये अच्छा माना जाता है। भाग्य भाव का अधिपति अगर धन भाव से संबंध बना ले या धन का अधिपति भाग्य भाव से संबंध बना ले, ये बहुत उत्तम होता है। आपकी कुंडली में वो है। आप बहुमुखी हैं श्रीमान, परेशान क्यों हैं? बस आपका चंद्रमा मैंने थोड़ा सा कमजोर देखा है, उसे थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करिए ना। पूर्णिमा का व्रत वगैरह हो सके तो कर लीजिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में अलग यहाँ बैठे हैं, वो परेशान हैं, छत विछत हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए शिव जी को जल अर्पित किया करिए। शिव जी को प्रत्येक दिन जल अर्पित किया करिए, सोमवार के सोमवार तो विशेषतया। दूसरी बात, आपकी राशि बनती है जन्म कुंडली में कन्या, और मैं समझता हूँ कि अभी ठीक है, राशि पे तो किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव नहीं है किसी ग्रह का। गुरु ठीक है, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र भी ठीक है, मंगल भी अपनी राशि के हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं? सारी तो स्थितियां बिल्कुल ठीक है। आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग लगा हुआ है, नौकरी के क्षेत्र में जाने के आपके कई प्रतिशत आसार हैं। दशम भाव की अगर चर्चा करता हूं तो चंद्रमा विदेश भाव में जाकर के बैठा है। अगर बाहर भी निकलना चाहते हैं घर से, जन्मस्थान से, तो दूर निकल जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप बहुमुखी हैं और दरअसल बब्बर शेर हैं आप। कारण है क्या? क्योंकि लग्न में ही राहु बैठा है। हाँ, वो थोड़ा आधा फल करेगा, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन बनाएगा। अपने आप को समझिए, जड़ बुद्धि मत होइएगा, क्योंकि अंतर तो बहुत ज़्यादा है दोनों ग्रहों का। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। अपनी बुद्धि का 100% बेहतरीन इस्तेमाल करिए, और क्षेत्र जो भी चुनना हो उसमें अपनी तल्लीनता रखनी ही होगी, क्योंकि चंद्रमा कमजोर दिख रहे हैं, 12वें जा रहे हैं। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में रोहित जी राहु की दशा चल रही है, तो मन इस वजह से भी परेशान हो सकता है। गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, शिव जी को जल अर्पित किया करिए, पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं, और अगर ना ये कर सके तो एक लाजवर्त धारण कर लीजिए चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। लाभ होगा और पक्का लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है विक्रांत सोनी जी की। ये हैं रांची झारखंड से, 24 जून 1975, 22:15। इन्होंने पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये कुंडली देखी है कभी। राहु की दशा चल रही है और ये कुंडली मुझे देखी देखी महसूस और मालूम पड़ रही है, फिर भी बता देता हूँ। राहु की दशा है और ये चलेगी अभी 2025 तक। तो मति बुद्धि तो वैसे भी राहु में परेशान सा रहता है, और ये तब और ज़्यादा परेशान हो जाता है जब चंद्रमा अव्यवस्थित दिख रहे हों। वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के नहीं हैं, वो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के हैं, और ऐसी स्थिति में वो शुभग्रह बनते हैं। परंतु वो जन्म कुंडली में अभी नीच की राशि से निकल करके और लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन अकेले हैं, और उनके पीछे जस्ट राहु का प्रभाव दिख रहा है। राहु आपकी कुंडली में नीच राशि का होकर के बैठा है। नीच राशि में राहु अच्छा फल करेंगे, और आपकी कुंडली के 10वें भाव के अधिपति बनते हैं मंगल। वो मंगल आपकी कुंडली में जाकर के अपनी राशि के हो रहे हैं। नवमांश कुंडली में अगर मंगल की बात करता हूं तो वो वहां भी अपने ही राशि के हो रहे हैं, 5वें भाव में यहां बैठे हैं। और दशमांश कुंडली में भी मंगल लग्न में आ रहे हैं अपने ही राशि के। ये ठीक है, मतलब हर जगह मंगल से संबंधित अगर व्यवसाय कोई किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय अगर किया जाए, या दूसरा अगर शुक्र से भी संबंधित अगर कोई व्यवसाय व्यक्ति करे तो लाभ हो सकता है। क्योंकि सूर्य को अगर मैं देखता हूं तो व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति की कमजोरी या मन के भटकाव को देखा जा सकता है। कारण है क्या? क्योंकि सूर्य और शनि यहीं बैठे हैं। ये इच्छा पूर्ति के, ये भाव जो है 11वां भाव, वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और इसका 7वां भाव जन्म कुंडली का 5वां भाव होता है, जहां से व्यक्ति अपने तीव्र और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सूर्य और शनि जैसे दो क्रूर और पापक ग्रह जब एक साथ बैठेंगे तो इस भाव को कमजोर करेंगे, और यही वजह है कि व्यक्ति काम करने के लिए उद्वेलित नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं राहु की दशा, चंद्रमा का कमजोर और प्रभावहीन होना, और ऊपर से ये स्थितियां, नवमांश कुंडली में शनि 6ठे भाव में जा रहे हैं, ये व्यक्ति को आलस्य से प्रेरित और आलस्य से युक्त बना रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा जा सकता है। ऊपर से आपकी कुंडली में राहु 10वें स्थान में बैठे हैं, ये कभी कभी व्यवसाय और कैरियर को लेकर के कंफ्यूजन में व्यक्ति को रखने वाले हो जाते हैं। बुध जन्म कुंडली में केतु के साथ 4th भाव में बैठा है, और ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं इसको रोग और रुग्ण बना रहा है। ये स्थितियां बन रही हैं। आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा 2025 के पहले महीने तक चलेगी। मैं समझता हूं कि इस दौरान अगर व्यक्ति गणेश जी के मंत्रों का जप कर ले और लाजवर्त धारण कर ले तो 100% कुछ न कुछ हो सकता है। क्योंकि नवमांश में भी राहु भाव से वर्गोत्तम, गुरु भी मतलब अच्छी स्थिति में देखे जा रहे हैं, सुख भाव में नवमांश में बैठ रहे हैं अपनी राशि के। ये स्थितियां कमजोर नहीं हैं,
लेकिन व्यक्ति काम करने के लिए आगे बढ़े तब तो। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली तेजस्विनी जी की है। ये हैं लादनून राजस्थान, 27 अक्टूबर 1992, 12:45। इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के बारे में और विवाह के बारे में। सबसे पहले बता दूं, डिटेल के आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है और शनि लग्न में ही है। मकर लग्न का बनना यानी कि यहाँ 10 नंबर लिखा है और लग्न में ही शनि। अब उनकी अवस्था देखता हूं तो 18 अंश 15 कला श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। अवस्था 18 अंश का होना और सम संख्या की राशि यानी कि ये कुमार हो जाएंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन चंद्रमा नीचा विलासी हो रहे हैं क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं 7 नंबर की राशि में, तुला राशि में, और तुला के बाद वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, तो यानी कि नीच राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि नक्षत्र जिसको धारण आपके लग्नेश ने किया है उस नक्षत्र के अधिपति की स्थिति राशि के हिसाब से ठीक है और भाव के आधार पर भी ठीक है। व्यक्ति का मन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा और द्वितीया के चंद्रमा पापक होते हैं, तो मन को पहले स्थिर करना होगा और लाभ को पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मन को भटकाया जाए या मन को व्यथित किया जाए। चंद्रमा नीचा विलासी हो रहे हैं और लग्नेश जिस नक्षत्र में है वो चंद्रमा अगर नीचा विलासी हो रहा हो तो थोड़े से नक्षत्र को कमज़ोर और लग्नेश को कमज़ोर कर देता है। षष्ठ महापुरुष योग होगा क्योंकि नवमांश में भी शनि को देखता हूं तो वो आपकी कुंडली के लिए रोग भाव में जा रहे हैं, लेकिन मंगल, शनि और चंद्रमा ये तीनों एक साथ जा रहे हैं और वो दरअसल कुंडली के द्वितीयेश बन रहे हैं। भाव तो अच्छा मिला है और वो लग्नेश भी हैं। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली ऐसे भी अच्छी कही जाती है। तो अब मैं विचार करता हूं कि आपने पूछा है सरकारी नौकरी के बारे में। आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं, लेकिन फिर भी वो 10वें स्थान में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। ये ठीक होगा। नौकरी के लिए मेहनत करिए। योग तो हैं, दशमस्थ सूर्य नौकरी देते हैं और व्यक्ति के दिमाग में नौकरी रखते भी हैं। शनि लग्न में बैठा है, वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बनती है, वर्गोत्तम नवमांश बनता है और इस आधार पर व्यक्ति सफलता के लिए अगर मेहनत करे तो 100% सफलता के आसार कई गुना नहीं कई गुना है, क्योंकि ग्रह आपके साथ ही देखे जा रहे हैं। कारण है मंगल, शनि और बुध। मंगल, शनि और चंद्रमा यहाँ प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। रक्त वगैरह को थोड़ा सा जांच वगैरह कराते रहिए। और बाकी अगर आपने पति के बारे में पूछा है तो पति भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और एक तरफ बनते हैं शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ के अधिपति होते हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठ करके फिर से इसको देख रहे हैं। ये सुंदर है और ये भाव अच्छा बन रहा है, परंतु नीच का राहु उस पर दृष्टि भी डाल रहा है और बुध भी साथ में है। राहु अगर दृष्टि डाल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको परेशान भी करेगा। और मंगल की स्थिति अगर देखता हूं तो छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ राहु, केतु, शुक्र और बुध का प्रभाव आ रहा है। कम से कम 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से राहु नीच का और बाल अवस्था का है, क्योंकि वो डिग्री में 28 अंश पे है। 8 नंबर की राशि में राहु का बैठना वहां से नीच राशिगत होकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखने से कभी कभी दाम्पत्य को कमजोर भी करता है और संतान उत्पत्ति में बाधा भी करता है। इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। नौकरी के योग आपके हैं, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि शनि षड्बल में ठीक है और सूर्य भी षड्बल में अच्छे देखे जा रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको धार्मिक बनाएगा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाएगा, श्रेष्ठ भाग्य का भाग्यवादी बनाएगा और ये बेहतर होता है। ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बने कि भाग्य भाव में गुरु का होना हो, दशम स्थान में सूर्य का होना हो, चंद्रमा अपने नीच की ही राशि की तरफ बढ़ रहा है परंतु फिर भी वो राहु की तरफ भी बढ़ रहा है, शुक्र के साथ भी जा रहा है, बुध भी साथ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को प्रभावित तो करेगा परंतु फिर भी ठीक करेगा। दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक बन रहे हैं और इस वजह से अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपकी कुंडली में दशा के हिसाब से बुध की दशा चल रही है, जो कि आपकी कुंडली का भाग्येश होता है। ठीक है, विवाह का योग तो मैं समझता हूं कि बनता ही है और ऐसी स्थिति में अगर और विचार करता हूं नज़दीक से आकर के, तो अभी भी योग चल रहा है, विवाह का अभी भी योग चल रहा है, क्योंकि बुध एकादशवें भाव में बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। विवाह के बाद की स्थिति या विवाह की स्थिति अगर पूछते हैं तो वो ठीक होगा। कुंडली मिला करके करिएगा तो सब चीज़ ठीक होगा, क्योंकि शनि यहाँ लग्न में बैठे हैं, सप्तम स्थान को देख रहे हैं, राहु शुक्र बुध सभी ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में तो भाग्य भाव में बैठे ही हैं, ये ठीक होगा। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के विवाह का वक्त भी चल रहा है और वक्त बढ़िया चल रहा है, इसमें कहीं से भी कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
अगर मनाना चाहते हैं तो चंद्रमा को मना लीजिएगा, शिव जी को जल अर्पित करते रहिएगा। चंद्रमा का पर्व या चंद्रमा अगर तुला राशि का हो और वृश्चिक राशि का बैठा हो तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव से हीन हो जाता है, और वो दरअसल आपकी कुंडली का सप्तमेश होकर के दशम भाव में बैठा है। व्यक्ति को व्यवसायिक पति मिलने की भी संभावना बनती है। ऊपर से अगर जन्म कुंडली में अगर और भी स्थिति को और नज़दीक से देखता हूं तो सरकारी क्षेत्र से भी व्यक्ति का पति मिल सकता है, क्योंकि शनि भी लग्न में बैठ करके सप्तम स्थान को देखने का काम कर रहे हैं। ऊपर से गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति के पति और व्यक्ति के पति और दाम्पत्य को अच्छे ही रखने वाले होंगे, क्योंकि ये पंचम भाव का 5वां भाव होता है और ये अच्छा होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली सैकत दे जी की है। SAIKET, पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है इनका नाम क्या है, फिर भी जो भी हो श्रीमान। 17 मई 1999 11:20 सिलचर आसाम से हैं ये। इन्होंने लिखा है मैं तो आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ, मेरी कुंडली ले लीजिए। बिल्कुल सिंह लग्न की कुंडली बनती है आपकी। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का चंद्रमा है, ये ठीक होगा, लेकिन पापग्रह बनेगा, तो मन को कंट्रोल करिएगा, मन को भटकने मत दीजिएगा। मन पे नियंत्रण जरूरी है और वो भटकता है। महीने के एंड में या कई बार जब आप शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा या अमावस्या के निकट पहुंचते होंगे तो मन बड़ा बेचैन और परेशान हो जाता है और मन लगता नहीं है किसी काम को करने में। स्थितियां थोड़ी ऐसी होती हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं वृषभ राशि के उच्च के होकर के, ये ठीक है, लेकिन पापग्रह बन रहे हैं और दशम स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ। दशमस्थ सूर्य नौकरी देने वाला होता है, लग्न का अधिपति भी वो बनता है, दशम भाव में बैठा है। ये नौकरी के लिए ही नहीं, जीवन के सर्वोत्तम सुखों का प्रदाता बनता है। मैंने कहा था ना मैं कुंडली जरूर चयन करूंगा, कर लिया ना। तो यहाँ के अधिपति पंचम में बैठे, दशम में बैठे, ये ठीक है। और सूर्य तो ग्रहों का वैसे भी राजा होता है। आप हैं सिंह लग्न के, क्रोध मत करिएगा श्रीमान, क्योंकि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल अकेला बैठा है। ये आपके छोटे भाइयों के साथ संबंधों को कमजोर करने के लिए जाना जा सकता है। ऊपर यहाँ पे शुक्र की राशि बन रही है और वो शुक्र आपकी कुंडली में जाकर के बैठे हैं कहाँ, लाभ भाव में। उनके साथ आपको लाभ को देखा जा रहा है, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह की राशि में बैठे। यहाँ मंगल बैठा है वक्री होकर के, तो आपकी वाणी को कई बार कमजोर करता है, तीखा बोल देते होंगे। सिंह लग्न के हैं तो तीखा बोलने वाले बन जाते हैं, अपने मन के करने वाले हैं, स्वतंत्र विचारधारा को रखने वाले हैं, नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी का छत्र छाया रहे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। राशि भी वृषभ की है तो बिल्कुल धुन में पक्के रहने वाले हैं। वृषभ राशि के हैं आप, मेहनती तो होंगे क्योंकि सिंह लग्न के भी हैं तो आलसी भी होंगे। और वृषभ राशि का अधिपति शुक्र लाभ भाव में बैठा है, वो आपकी मेहनत का फल भी देगा निस्संदेह। अभी तक आप राहु की महादशा में गुजर रहे थे तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ से भी आ रही थी, अब वो खत्म होने वाला है। 2021 के 5वें महीने से राहु की दशा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर आ जाएंगे आपकी कुंडली के पंचमेश गुरु यहाँ के, और आपकी कुंडली के लिए उनकी मूल त्रिकोण राशि का ही वो वाले फल करेंगे दशा में आते आते। तो ज्ञान और यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब देंगे, क्योंकि स्वराशि के बैठे हैं वो विपरीत राजयोग लगा करके, और ये अच्छी बात है। पेट वगैरह का थोड़ा ख्याल रखिएगा इस दशा में, बता देता हूँ। और ऊपर से अगर मंगल की चौथी दृष्टि की बात करता हूँ तो मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं प्रतियोगिता भाव में, और ये उच्च की राशि को देखेंगे, ये ठीक होगा प्रतियोगिताओं के लिए। और आने वाला काल बड़ा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं तो ये भी ठीक होगा, कमजोर नहीं है वो, क्योंकि अपने ही राशि को देखेंगे ना, और वहाँ पे बुध और शनि बैठे हैं, न्याय कराएंगे। हालांकि एक बात और बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में शनि नीच के भी हो रहे हैं और बुध साथ में बैठा है। बुध भाग्य भाव में बैठा है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा और भाग्य का साथ भी दिलाएगा, लेकिन नीच का शनि होता है तो भाग्य में विलंब और भाग्य में परेशानी देता है। और कई बार व्यक्ति को हनुमान जी के चरणों में अपने मस्तक को झुकाना पड़ता है। हनुमान जी का दर्शन किया करिए ना सर। आपकी कुंडली तो वैसे भी सिंह लग्न की है, सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात बता दूं तो लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं तो ठीक है, राहु बैठे हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में। झगड़े फसाद से दूर रहिएगा, किसी से ज़्यादा बकझक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं, नहीं तो फिर वो तकलीफदायक हो जाएगा। ठीक है, सूर्य भी ठीक है, षडबल में शुक्र भी ठीक दिख रहे हैं, और दशा में तो दशा आने वाली है 2021 का 5वां महीना। भगवान करें कि कोरोना के साथ साथ आपका काल भी बहुत अच्छा बीते और हम लोगों का भी बड़ा अच्छा बीत जाए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आने वाले दिनों में गुरु की पूजा थोड़ी कर लीजिएगा, तो प्रतिदिन किसी मंदिर का दर्शन वगैरह कर लिया करिए। निश्चित और नियमित होकर के किसी एक मंदिर को पकड़ लीजिए और उसकी शरणागति हासिल करके
आपकी जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि नौकरी की आपकी कुंडली में 100% योगदान बन रहे। मैं लगभग आज जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी है और जिन लोगों ने भी नौकरी के बारे में सवाल पूछा है, सबकी कुंडली में दशमस्थ सूर्य और शनि की स्थितियां अच्छी बन रही थी। आपकी कुंडली में तो फिर भी वो नीच के हैं, लेकिन भाग्य भाव में बैठे हैं, वो पापग्रह होते हैं, इस वजह से फिर भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि त्रित्रिकोण में बैठा ग्रह कभी भी खराब नहीं होता है, परंतु अपनी दशा अंतरदशा में वो जरूर थोड़ा सा निगेटिव जाता है। लेकिन शनि अभी दशा में नहीं आने वाले हैं और वो ठीक है। मैं समझता हूं कि वो आपकी कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं। सप्तमेश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं नीच के। विवाह मिला करके करिएगा और दाम्पत्य को संभालने के लिए आपको मेहनत थोड़ा करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुजाता मिश्रा जी की। यह है पटना बिहार से 21 अप्रैल 1981 0:05 यानी कि रात्रि का जन्म है। इन्होंने पूछा है, इनका पार्टनर इनका पैसा लेकर के भाग गया है, वो लौटा नहीं रहा है। दरअसल आपकी कुंडली में सबसे पहले तो चंद्रमा को देखूंगा, वो पापग्रह बन रहा है। पापग्रह नहीं है, वो शुभग्रह ही बन रहा है, लेकिन वो नीचाभिलाषी हो रहा है। नीचाभिलाषी ग्रह कमजोर हो जाता है। ऊपर से वो अगर दृष्टि के हिसाब से देखता हूं तो उस पर मंगल, सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। सूर्य उच्च के हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव में, ये तो देंगे। आप हैं प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया तुरंत दे देते होंगे। और आप हैं धनु लग्न के तो अग्नि तत्व के भी हैं, तो क्रोध भी आपको आता होगा। लग्नेश होते हैं गुरु, जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी योग लगा करके शनि के साथ बैठे हैं, और कहीं ना कहीं वो शनि कन्या राशि का हो रहा है। अब विचार करिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध क्यों खराब हुआ, क्योंकि सप्तम भाव जहाँ से पार्टनर का विचार किया जाता है, यहाँ के अधिपति बनते हैं बुध, और कहाँ जाकर के बैठे, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। बहुत अच्छे फल नहीं करते हैं बुध चतुर्थ भाव में, और हुए भी तो कहाँ, धनु लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थेश मीन राशि बनती है, गुरु बनते हैं 9, 10, 11, 12, और बुध नीच के हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के अधिपति केंद्र में आ रहे हैं, तो नीचत्व तो भंग हुआ और उस राशि से दृष्ट भी हो रहा है, राशि के अधिपति से। परंतु फिर भी अगर मैं और जाकर के और गहराई से समझता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं और व्यय की राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वृश्चिक राशि की तरफ। यह कमजोर हो सकता है। दूसरी बात कि सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों एक साथ बैठे हैं। आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है वो बुध की चल रही है, जो कि सप्तमेश है, और दशमेश भी होता है। शनि और बुध जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो कभी कभी व्यक्ति को तकलीफ देते हैं पार्टनर के साथ, और ये स्थितियां तब और बढ़ जाती हों जब इन दोनों में से किसी एक को या कोई एक ग्रह पार्टनर की भूमिका में जा रहा हो। बुध जा रहे हैं और शनि उसको देख रहे हैं। हालांकि आप धन संपत्ति तो कमाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनु लग्न के हैं और लक्ष्मी योग लग्नेश ही बना रहे हैं। धन भाव का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ रहा है, और वहां पे केतु बैठा है। यहाँ 10 नंबर लिखा है। शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं होते हैं, और आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए चलेगी 2029 तक। अगर मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल रहा हो तो उसके लिए सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य तो उच्च के हैं, पूजा नहीं करते क्या आप सूर्य की? सूर्य की पूजा करिए, मंदिर में जाइए। कई बार लोग पैसे के पीछे इतना ज़्यादा भागने लगते हैं कि परमात्मा को वक्त ही नहीं दे पाते, और उन्हें याद करने का मौका भी उन्हें गुलाम सा लगने लगता है। आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, ये पद प्रतिष्ठा और गौरव का भाव होता है। यहाँ मंगल भी बैठा है अपनी राशि का, शुक्र बैठा है जो कि आपकी कुंडली का रोगेश होता है। यहाँ पे इस भाव के अधिपति होकर के जाकर के बैठे हैं, इस वजह से उसको हो सकता है कि वो थोड़ा परेशान करे। लेकिन एक बात बताता हूँ, सूर्य उच्च के हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी को आदर ही ना देते हो खुद ही, और वस्तुतः आप अगर देंगे तो पक्का है कि मिलेगा। धनु लग्न राशि है आपकी कुंडली में तुला राशि, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा व्यावसायिक सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हों। हालांकि धनु लग्न वाले लोग बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते, मुझे भरोसा होता है इन लोगों पे, लेकिन फिर भी बात करता हूं कि उच्च के सूर्य और मंगल जब एक साथ बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव में, ये कहीं ना कहीं आपके मति बुद्धि का भी भाव होता है, स्वभाव का भी भाव होता है, बुद्धि और विचार का भी भाव होता है। यहाँ पे दो पापग्रह जब बैठेंगे रोगेश के साथ तो इस भाव को जरूर रोग लगा रहे हैं। आप खुद के स्थितियों का आकलन पहले कर लीजिए। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में और भी कोई चीज़ जो कमज़ोर मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जन्म कुंडली में शनि की राशि बन रही है यहाँ पे, और वो शनि जा रहे हैं जन्म कुंडली में शुभ ग्रह में। वाणी आपका कठोर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप तुला राशि के हैं तो दिमाग में व्यवसाय बहुत ज़्यादा रखते हो, संभव है। शनि, मंगल और चंद्रमा और केतु ये सब नवमांस में छठे भाव में जा रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रतियोगी बना रहे हैं। ये सारे ग्रह, शनि चंद्रमा का बनना,
मंगल का बैठना, केतु का बैठना, ये सारे ग्रह आपको बहुत ज़्यादा बाजार के दौड़ में शामिल करने वाले बना रहे हैं। इस बात से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। और सप्तम भाव का अधिपति बुध चतुर्थ भाव में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, जो कि आपकी कुंडली के बनते हैं जन्म कुंडली के लग्नेश। लग्नेश से दृष्ट होना सप्तमेश का, ये ठीक है। लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे को देखेंगे तो ये व्यक्ति को सीधा बनाएंगे, अच्छा ही बनाएंगे, और व्यक्ति तो कम से कम लाभ तो पा ही लेता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अभी आपकी कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही है और दशमेश की दशा चल रही है। कैरियर के हिसाब से ये योगदान ग्रह का अच्छा है और ठीक भी रहेगा, परंतु फिर भी वो शनि से दृष्ट है तो कहीं ना कहीं उसमें मंद भी ला देता है। इस वजह से गौर करने वाली बात है। दशा खराब नहीं है। गणेश जी की पूजा करिए, सूर्य की पूजा करिए और रुष्ट मत होइए किसी से भी। आदर करना आपका भी परम कर्तव्य होता है, क्योंकि यहाँ पे कमजोर दिख रहा हूँ मैं। पंचम भाव में सूर्य जब उच्च के हो जाते हैं कुमार अवस्था के, तो व्यक्ति कई बार दंभी और घमंडी भी हो जाता है, अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है और व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार भी नहीं करता है। ऐसी स्थितियां देखते बनती है। ये इसको पुष्टि और अच्छे तरीके से कर सकता हूं क्योंकि मंगल भी साथ ही में बैठा है ना, तो ये देता है अग्नि तत्व के लग्न का आना, सूर्य अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अग्नि तत्व का एक और ग्रह बैठा है, ऊपर से रोगेश बैठे हैं। चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा शांत नहीं है क्योंकि वो नीचाभिलाषी की तरफ नीचाभिलाषी हो रहा है, नीच की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी मुझे आपके स्वभाव में ही लग रही है, इसे बदलना होगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली कौशिक मंडल जी की है। यह है कोलकाता वेस्ट बंगाल से 6 अगस्त 1997 7:45। इन्होंने पूछा है बड़ी खराब समय चल रहा है। नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समय कभी बुरा नहीं होता है, वो हमारे आईने पर निर्भर करता है कि हमारे सामने का आईना कैसा है, कहीं वो कलई अच्छे से हुआ है कि नहीं। अपने जिस दर्पण में अपना चेहरा देख रखा है या देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे की कलई कमज़ोर हो और इस वजह से कई बार वो हमें हमारा वास्तविक दर्शन न कराती हो। समय कभी बुरा कैसे हो सकता है, और ख़ास करके जब हम मनुष्य हैं। आइए विचार करते हैं। आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की। निश्चित रूप से ग्रह और प्रारब्ध कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा होता है। लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के 12वें में बैठे और अभी आपको जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, जो कि व्ययेश होते हैं। व्यय भाव के अधिपति और सूर्य लग्नेश के साथ परिवर्तन में जा रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में पक्ष बल से कमजोर और पापक ग्रह बन बैठा है, इस वजह से वह कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। अब विचार करते हैं कि दशा चंद्रमा की चल रही है और ये चलेगी 2023 तक, तो 2023 तक क्या ऐसे ही रहेंगे? तो अंतर में और महादशा और नवमांश में आते हैं। नवमांश में भी चंद्रमा व्यय में ही जा रहे हैं और मंगल और शुक्र के साथ जा रहे हैं। मंगल होते हैं आपकी कुंडली के रोगेश और वो कहीं ना कहीं ये भी परेशान करेंगे, चंद्रमा के साथ हैं। शुक्र होते हैं आपकी कुंडली के व्ययेश, नवमांश में वो व्यय में जा रहे हैं और व्यय भाव में बैठे हैं, खर्च की अधिकता दिखा रहे हैं। लग्न कुंडली में राहु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं। आपकी कुंडली में राहु सिंह लग्न में बैठा है, सिंह राशि में, ये सम राशि का होगा। ऊपर से अगर शुक्र की बात करता हूँ तो शुक्र आपके पराक्रमेश होते हैं, मेहनती होंगे आप, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को कमज़ोर मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठा है और मंगल अकेला बैठा है तो पराक्रमहीन भी बनाता है। कई बार व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, सिर्फ सोचता ही रह जाता है। पराक्रम भाव के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, चंद्रमा व्यय भाव का अधिपति लग्न में आ रहा है और बुध आपकी कुंडली का लाभेश लग्न में जा रहा है। ये ठीक है, लेकिन दो ग्रह यहाँ पे, एक त्रिक और एक 12वें, त्रिक शुक्र और 12वें चंद्रमा, और सूर्य जो कि अधिपति बनते हैं वो 12वें जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ग्रहों को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। दूसरी बात, गुरु भी आपकी कुंडली में नीच के जा रहे हैं, ये कमज़ोर हो रहा है और उनका निचत्व भंग भी मैं समझता हूं कि नहीं ही हो रहा है क्योंकि मंगल और शनि दोनों बाहर बैठे हैं, एक मंगल यहाँ और एक शनि यहाँ, तो ये दोनों ही आपके गुरु के निचत्व को भंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गुरु चूंकि कुंडली में शुभता प्रदान करते हैं, कुंडली को बेहतरीन बनाने वाले ग्रह होते हैं सूर्य, गुरु और सूर्य, ये दोनों आपकी कुंडली में बाहर छिटक रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूं कि चंद्रमा की दशा, 12वें भाव के अधिपति की दशा वैसे भी कभी कभी परेशान करने वाली हो जाती है, खास करके तब जब वो किसी भी पापग्रह या प्रभाव में अच्छे ग्रहों के ना आ रहा हो। वो तो पापग्रह खुद बैठा है, इस वजह से वो प्रभावहीन भी हो रहा है। ऊपर से गुरु भी इसको ठीक कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद नीच के हैं और बाहर जा रहे हैं, उसका निचत्व भंग नहीं हो रहा है और लग्नेश भी खुद 12 में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य की पूजा, जब कुछ भी ना दिखे तो सूर्य और गुरु को पकड़ लीजिए
आपकी कुंडली के लिए गुरु कारक होते हैं और इनका ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि पंचमेश होकर के और अष्टम भाव के अधिपति होकर के वो छठे भाव में बैठे हैं। और पंचमेश होकर के अगर छठे भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो धन के भाव में जा रहे हैं, परंतु फिर भी मैं समझता हूं कि वो रोग भी देते हैं। तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि सूर्य भी तो 12 में जा रहे हैं, चंद्रमा भी तो पापग्रह होकर के लग्न में आ रहा है, ये स्थितियां, और त्रिक भाव का अधिपति भी तो लग्न में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। हालांकि कुंडली कमजोर नहीं होगी, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली कमजोर नहीं कही जाती है, श्रेष्ठतम लग्नों में इसे गिना जाता है। बस लग्नेश थोड़े कमजोर हो रहे हैं। अब उसके बाद मैं समझता हूं कि आपको उपाय के तौर पे क्या बताया जाए। तो चंद्रमा की दशा चल रही है और अंतर में अभी बुध चल रहे हैं, जो कि 2020 के 9वें महीने तक चलेंगे। तो चंद्रमा में बुध, और बुध आपकी कुंडली के लाभेश होते हैं और चंद्रमा स्वयं आपकी कुंडली का 12वें भाव का अधिपति। तो 12वें भाव के अधिपति में लाभेश का जब अंतर और ये दोनों एक साथ लग्न में ही आ रहे हों तो ये ठीक होगा, कमजोर नहीं है। व्यक्तित्व को निखारने के लिए गणेश जी की पूजा करना जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफदायक स्थिति से गुजर रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे एक बार संपर्क करिएगा जरूर। आपको उपाय मैं वहाँ बताऊँगा, यहाँ नहीं। परेशान मत होइएगा, मैं आपसे फी की बात नहीं करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली प्रथमेश जी की है, अकोला महाराष्ट्र से, 11 सितंबर 2003, 22:10। इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में, अपने बच्चे की कुंडली है इनकी। मेष लग्न की कुंडली बनती है, चंद्रमा होते हैं कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के, ये ठीक है, चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं और वो ठीक भी होंगे। दूसरी बात है कि लग्नेश को समझिए, आपकी कुंडली में लग्नेश बनते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली में शत्रुग्रही हो रहे हैं, एकादशवें भाव में बैठे हैं शनि की राशि में। एकादशवें भाव में बैठना लग्नेश का अच्छा होता है, लेकिन शत्रुग्रही होना अच्छा नहीं होता है। डिग्री के आधार पर 7 अंश 52 कला के, वो वक्री भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिछले भाव का फल करेंगे, तो दिग्बली भाव का फल करेंगे, तो ये ठीक होगा। कैरियर के हिसाब से अगर व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर दोनों में से कोई भी बनना चाहे तो बन सकता है। अब स्थिति भी बताता हूँ, आपकी कुंडली में मंगल 7 अंश 52 कला के हैं, शत्रुग्रही हैं और इस डिग्री पे जाकर के वो कुमार अवस्था के होंगे, यानी कि फल करेंगे, और वहां से वो अपनी 5वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। और यहाँ पे सूर्य की राशि बन रही है, जहाँ पे सूर्य खुद बैठे हैं, गुरु खुद बैठे हैं, बुध खुद बैठे हैं। गुरु, बुध और सूर्य, ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। लेकिन सिर्फ अगर चंद्रमा को हम लोग नियंत्रण में कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कारण, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें जा रहा है और ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा बनते हैं सुख भाव के अधिपति, 12वें में जा रहे हैं। ये सुख से, और व्यक्ति को ये इशारा कर रहे हैं कि अगर जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर भेज दिया जाए तो काफी काम बन जाएगा। ये स्थिति देखने लायक है। अब उसके बाद मैं दशम स्थान पे आता हूं। दशम स्थान के अधिपति बनते हैं शनि, वो जाकर के आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, अपने भाव से षडाष्टक में, 6ठे 8वें के संबंध में। कैरियर को अनएस्टेब्लिशमेंट का कभी कभी सामना करना पड़ेगा, लेकिन बैठे हैं वो बुध की राशि में और बुध पंचम में जा रहा है, इस वजह से लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा समस्या, कभी कभी समस्या शनि दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो आपकी कुंडली के लिए शनि दशमेश और एकादशेश होते हैं, जहां पे एक मंगल बैठा है जो कि आपकी कुंडली का लग्नेश है, यानी कि लाभ संभल रहा है और संभलेगा। नौमांस में आता हूं तो नौमांस में लग्नेश बनते हैं गुरु, वो गुरु लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पे 9 नंबर का लिखा होना, गुरु सप्तम भाव में जाकर के लग्न को देख रहे हैं और गुरु और केतु एक साथ बैठे हैं मिथुन राशि में, ये ठीक होगा। ऊपर से अगर विचार करता हूं तो जन्म कुंडली के नौमांस में दशम भाव पे बुध की अधिपति बन रही है, बुध दशम भाव के अधिपति बन रहे हैं, वो भी 12वें जा रहे हैं, जन्म स्थान से दूर जाने का इशारा सारे ग्रह कर रहे हैं। और सूर्य यहाँ पे थोड़े से व्यय में जा रहे हैं, इस वजह से मध्यकाल में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि और बड़ा अपने संगति को सुधारने की आवश्यकता है, अपने संगति का नियमित रूप से आकलन करने की आवश्यकता है। आप किसके साथ जा रहे हैं, आपका दैनिक क्रिया कैसा है, पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की शरणागति है कि नहीं है, मति बुद्धि परेशान तो नहीं है, किसी गलत तरीके के और गलत लोगों के संपर्क और संसर्ग में है कि नहीं है। क्योंकि सूर्य अगर 12 में जाता है, सूर्य अगर बहुत ज़्यादा उच्च का हो जाए, सूर्य बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अत्यंत अंधविश्वासी भी बनाता है और अति विश्वासी भी, बहुत ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कारण, क्योंकि पंचम भाव में ही सूर्य बैठे हैं, या यहाँ से कभी कभी दाम्पत्य में कमजोरी और व्यक्ति को एक संततिवान भी बनाते हैं। सूर्य अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, गुरु पंचम भाव में हो, बुध भी पंचम भाव में हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं, और वैसे भी बुध आपकी कुंडली में तो डिग्री के हिसाब से 23 अंश और 24 अंश, तो बुध अस्त हो जाएंगे, बुध अस्त हो जाएंगे तो ये फल भी करेंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, ऐसा नहीं है। लग्न में राहु बैठा है आपकी कुंडली में, लग्न में राहु बैठा तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा, और चूंकि वो मेष राशि का है, मेष राशि का राहु ठीक फल करेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, ये व्यक्ति को कंफ्यूज मत कर दे कहीं,
तो ऐसा भी विचार करने वाली स्थिति बन रही है। तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि व्यक्ति को हमेशा से नरिश करने की आवश्यकता है और उसे हमेशा ही इस बात का एहसास कराते रहिए कि अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर करना जरूरी होता है। दशा के आधार पर अगर अभी देखता हूं तो अभी इनकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो कि जन्म कुंडली में बनता है पराक्रमेश। तो पराक्रमेश की दशा चल रही है और ऊपर से उनकी एक और राशि जन्म कुंडली में बनेगी रोग भाव में, और ऊपर से अगर देखता हूं तो उस पराक्रमेश के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो कि लग्नेश है। तो ये ठीक होगा, लेकिन मंगल स्वयं शत्रुग्रही हो रहा है और कुमार अवस्था का है। इस वजह से मैं कहता हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी का 100% प्रत्येक दिन अगर दर्शन हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसमें कहीं से भी कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि मेष लग्न की बन रही है और लग्नेश जाकर के लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। दशमांश कुंडली पे जब आता हूं तो मकर लग्न बनता है और वहां के अधिपति बनते हैं शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। ये भी ठीक होता है। ऊपर से राहु और चंद्रमा का दशमांश कुंडली में बैठना एक साथ, ये थोड़े से मन को परेशान कर रहा है यहाँ भी, और लग्न कुंडली में भी मैंने चर्चा करी कि मन को परेशान होते हुए देखा जा रहा है। शिव जी की पूजा, सूर्य की आराधना और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले जग करके माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता का आदर ये बनता है। माता और पिता का सम्मान ये बनता है क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पंचम भाव में बनती है तो व्यक्ति को कभी कभी घमंडी और ईगो से युक्त बना देती है। इस चीज पे गौर करने की आवश्यकता है। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थी 10 कुंडलियां। आज के कार्यक्रम में इन 10 लोगों की समस्याओं का मैंने लगभग हल बताने का अपना प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई आवश्यकता पड़े तो जरूर याद करिएगा, लेकिन नियम से। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जरूर बताइएगा महाभारत में कितने पर्व हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।